और फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में रही। बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बड़ा फैसला किया है। पार्टी ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो 22 जनवरी को दिवाली जैसा माहौल बनाएं। सूत्रों के मुताबिक 25 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक देश के अलग अलग राज्यों से राम मंदिर के दर्शन करने आने वाले लोगों को बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सुविधा मुहैया कराएंगे। बीजेपी की दिल्ली में हुई बैठक में पहुंचे नेताओं से कहा गया है कि वो राम मंदिर को लेकर चलाए गए आंदोलन के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई मंत्री शामिल रहे। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे 20 मिनट पर होगी। और इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गर्भगृह में स्थापित की जाने वाली भगवान राम की मूर्ति की तस्वीरें भी जारी की। उन्होंने बताया कि कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज की ओर से निर्मित भगवान श्री राम की मूर्ति का चयन अयोध्या में स्थापना के लिए किया गया है। प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर बताया कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति के चयन को अंतिम रूप दिया गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी और आरएसएस का बड़ा अभियान लॉन्च किया गया है। इस अभियान के जरिए देश में घर घर पहुंचकर अक्षत बांटा जाएगा। कहा जा रहा है कि सबके राम का नारा भी पूरे देश में प्रचारित किया जाएगा। इस दौरान बीएचपी ने 15 करोड़ घरों तक पहुंचने का संकल्प लिया है। इसके तहत 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने, पड़ोस के मंदिरों को सजाने और दिया जलाकर अपने अपने घरों के मंदिरों को सजाने की गुजारिश की जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि वो राम मंदिर के उद्घाटन का जश्न मनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने राज्य में हाल ही में हुई भारी बारिश और इनसे हुए नुकसान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो प्रभावित परिवारों की पीड़ा को समझ सकते हैं। पीएम ने कहा कि वो राज्य सरकार को हर संभव सहायता दे रहे हैं। और इससे पहले पीएम ने तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। उसके बाद पीएम मोदी ने भारतीदासन यूनिवर्सिटी के 38वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें कोर्ट से केंद्र सरकार को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र चयन समिति के गठन का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। पीआईएल में कहा गया है कि सरकार को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता बरतनी चाहिए। याचिका में मांग की गई है कि संसद की ओर से पास किए गए संशोधन को रद्द किया जाना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखा है। इसमें जयराम रमेश ने बताया कि वीवीपैट को लेकर विपक्षी गठबंधन के नेता कुछ सुझाव देना चाहते हैं और इसके लिए वो मिलना चाहते हैं। पत्र में चुनाव आयुक्त से बैठक के लिए समय देने की मांग की गई है। पत्र में जयराम रमेश ने लिखा कि बीती 20 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। इसमें वीवीपैट के इस्तेमाल को लेकर कुछ सुझाव दिए गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन इंडिया के संयोजक बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने नीतीश की अहम भूमिका को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से सहमति ले ली है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी बात हो चुकी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के दक्षिण भारत के दलों और लेफ्ट पार्टीज के नेताओं से भी बात लगभग पूरी हो चुकी है। सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार और कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की कल यानी कि 3 दिसंबर को ऑनलाइन मीटिंग होगी, जिसमें अंतिम फैसला हो सकता है। झारखंड एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन की राह पर चल पड़ा है। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से भेजे गए 7वें सम्मन के बाद सियासी हलचल तेज है। अचानक झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सरफराज अहमद ने त्यागपत्र दे दिया है। इसे विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने स्वीकार भी कर लिया है। इस बीच हेमंत सोरेन ने कल यानी कि 3 दिसंबर को पार्टी की बैठक बुलाई है। चर्चा यह है कि बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम सीएम के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। हेमंत सोरेन इस संबंध में कानूनी सलाह भी ले रहे हैं। इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टियां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि कांग्रेस पंजाब और दिल्ली में अपनी जमीन खो रही है। इसके बाद वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा ने कहा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सरकारें एक जैसी हैं, क्योंकि दोनों कांग्रेस मुक्त भारत के सपने देखती हैं। कांग्रेस ने भगवंत मान की एक थी कांग्रेस वाली टिप्पणी को पलटवार करते हुए पंजाब सीएम को एक था जोकर करार दे दिया। सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में दरार दिखनी इस तरह से अब शुरू हो चुकी है। उत्तर भारत के कई राज्य कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड से दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे गिर गया है। दिन भर कोहरे की धुंध देखने को मिल रही है। बिहार में भी तापमान
गिरावट दर्ज की गई है। आईएमडी ने जनवरी महीने के लिए देश के मध्य भागों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया है। वोडाफोन आइडिया ने उस खबर को खारिज कर दिया है जिसमें एलॉन मस्क की स्टारलिंक के साथ टाई अप और हिस्सेदारी बेचने की बात कही गई थी। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि इन खबरों के आधार के बारे में उनकी जानकारी नहीं है। कंपनी ने यह भी कहा कि वो सेबी लिस्टिंग के नियमों का पालन करती है। इस खबर के बाद वोडाफोन आइडिया का शेयर 5.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। इससे पहले एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ हिस्सा बिक्री को लेकर कंपनी की बातचीत चल रही है। सरकार ने क्रूड ऑयल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी ओर डीजल और हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स घटा दिया है। सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स को 1,300 रुपये से बढ़ाकर 2,300 रुपये प्रति टन कर दिया है। साथ ही डीजल पर लगने वाले 50 पैसे प्रति लीटर के टैक्स को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा जेट फ्यूल पर लगने वाले 1 रुपये प्रति लीटर का विंडफॉल टैक्स भी हटा दिया है। बैंकों की ओर से डिविडेंड की घोषणा पर रिजर्व बैंक ने एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के मुताबिक बैंकों को डिविडेंड की घोषणा से पहले यह देखना होगा कि पिछले 3 वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने रेगुलेटरी पूंजी ज़रूरतों को पूरा किया है या नहीं। साथ ही बैंकों के ये भी देखना होगा कि मौजूदा वित्त वर्ष में नेट एनपीए 6% से कम हो। ये सर्कुलर ग्रामीण बैंकों, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक सहित सभी कमर्शियल बैंकों पर लागू होगा। आरबीआई ने 31 जनवरी तक ड्राफ्ट प्रपोजल पर बैंकों से सुझाव मांगा है। तीन साल के बाद विदेशी निवेशकों का रुझान भारतीय डेट मार्केट में दिखा है। 2023 में एफपीआई ने डेट इंस्ट्रूमेंट्स में 89 से ज्यादा पैसे डाले हैं। एनएसडीएल के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में एफपीआईज ने डेट में 68,663 करोड़ रुपए का निवेश किया। 2022 में एफपीआईज ने 15,911 करोड़ रुपए की निकासी की थी। इससे पहले पिछली बार एफपीआई ने डेट में 2019 में पॉजिटिव निवेश किया था। 2023 में डेट में विदेशी निवेशकों का निवेश 6 साल के हाई पर भी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आकर्षक यील्ड और जेपी मॉर्गन के इंडेक्स में आने वाले समय में भारतीय बॉन्ड में शामिल होने के चलते ही बॉन्ड मार्केट में तगड़ा निवेश आया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार चीन की स्मार्टफोन कंपनी वीवो के 3 टॉप अधिकारियों की रिहाई के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने तीनों को 2 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड पर रिहाई का निर्देश दिया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने अपनी गिरफ्तारी की वैधता का विरोध करते हुए दावा किया था कि अदालत के सामने पेश किए जाने से पहले उनको 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखा गया। ईडी ने 1 साल पहले कंपनी के ठिकानों की तलाशी ली थी और दावा किया था कि एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का उन्होंने भंडाफोड़ किया है। भारत में डिजिटल पेमेंट दिनों दिन लोकप्रिय होता जा रहा है। दिसंबर महीने में यूपीआई ट्रांजैक्शंस का नया रिकॉर्ड बना। देश में दिसंबर महीने में डिजिटली 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ। ये नवंबर के मुकाबले 5% ज्यादा है। दिसंबर में वॉल्यूम के लिहाज से 12 अरब ट्रांजैक्शंस हुए। 2023 में भी डिजिटल पेमेंट का रिकॉर्ड बना। 2023 में देश में कुल 117 अरब ट्रांजैक्शंस किए गए। मूल्य के लिहाज से इस साल 183 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ।